क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वो क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट कि अभी 3 हफ्ता हम और अटैक करेंगे, बड़े अटैक करेंगे। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का अटैक रोकना है मुमताज भाई, तो हमको तो लगता है कि बौछार एक हो जानी चाहिए 24 से 48 घंटे की। हर घंटे एक लेयर होनी चाहिए, यानी 48 घंटे में 48 लेयर मार दें। तब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप आके हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे। बातचीत करने पे तैयार था ईरान, बातचीत कर रहा था, सभी शर्तें मान रहा था। उसके बाद भी हमला किया गया ईरान के ऊपर। ईरान के स्कूल पे अटैक किया गया, इतने बच्चों को मारा गया। तो जो उनका ये आया लेटर, तो लगा कि एक पहल ईरान ने की है बहुत स्मूथली, शायद इसके ऊपर आगे चले अमेरिका। लेकिन कुछ देर के बाद इनका जहर उगलना चालू हो गया और फिर इनको पत्थर वाली दुनिया में भेजने की धमकी देने लगे। मुमताज भाई, कल रात में अश्फहान में बहुत बड़े हथियार डिपो पे अमेरिका इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन चला और ये बताया गया है कि उन्होंने डिपो को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। बहुत बड़ा आग का गोला उठा, जैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है उस टाइप से। कितना हैवी बम था ये हमको नहीं पता है, लेकिन बम हैवी रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर उसके बाद सुबह डोनाल्ड ट्रंप आके बोल देते हैं कि हमने सारे हथियार उनके खत्म कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के बाद ईरान ने इजराइल पर अटैक करना शुरू कर दिया। और क्योंकि आज कहने में तो ये आ रहा है कि बहुत बड़ा अटैक किया है। अब ये अटैक बहुत बड़ा लग क्यों रहा है, उसकी वजह क्या है? अटैक बड़ा लगने की वजह ये है कि जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम हवा में डिस्ट्रॉय कर देते थे, हवा में खत्म कर देते थे, वो सिस्टम अब इनके पास हो गए कम। तो उससे नुकसान क्या हो रहा है इनका कि इनके जितने भी पॉइंट होते थे अमेरिका के, मैक्सिमम पॉइंट पे हिट हो रहा है। पहले क्या होता था, एयर डिफेंस उसको एयर में डिस्ट्रॉय कर देता था, लेकिन अब वो मैक्सिमम पॉइंट पे हिट हो रहा है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अब अटैक बड़ा हुआ है। ईरान ने कभी छोटा अटैक नहीं किया है। ईरान ने जून 2025 में भी बड़े अटैक किए थे, ऐसा नहीं छोटा किया था। लेकिन उसके अटैक को सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, इन सब जगहों पर लगे हुए एयर इनके एयर सेप्टर जितने होते थे वो रोकते थे। फिर वहां से क्रॉस करके जो मिसाइल निकल जाती थी तो जॉर्डन की एयर डिफेंस रोकता था। तो ये जॉर्डन क्रॉस करने के बाद इसराइल की एयर डिफेंस रोकते थे, जिसकी अपनी सिक्योरिटी 7 लेयर की है, वो रोकते थे। वहां से अगर बच जाता था तो गिरता था। तो अब आप सोचिए 99% वो रोक लेते थे, 1% गिरता था। तो जो 1% गिरता था उसकी तबाही कितनी बड़ी थी। इसका मतलब यह है कि अगर 50% गिर जाता तो इसराइल नक्शे से गायब हो जाता, जिस हिसाब से मिसाइलों का अटैक होता था। तो मुमताज भाई, आज जो अटैक हुआ है वो हमको नहीं लगता है कि ईरान ने बड़ा अटैक किया है। उसका अटैक का मार्जिन वही है, लेकिन इनके एयर डिफेंस कम होने की वजह से वो हिट ज्यादा हो रहे हैं और इनकी तबाही ज्यादा हो रही है। नेतन्याहू आज दुहाई दे रहे हैं मानव अधिकार की, ह्यूमन राइट की दुहाई दे रहे हैं। उनका ट्वीट आया था, उसके ऊपर अगर आप उनके ट्वीट को पढ़ेंगे, उसके नीचे कम से कम 40,000, कम से कम, मैं कम की बात कर रहा हूं, कम से कम 40,000 रीट्वीट ऐसे हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने गाजा में क्या किया था। कुछ लोगों ने पुरानी फोटोज गाजा की लगा दी, कुछ लोगों ने गिन दिया कि आपने इतने स्कूल
डिस्ट्रॉय किए, गाजा में इतने हॉस्पिटल तबाह किए, ईरान में आपका पहला अटैक ही स्कूल पे था। आपका कौन सा ऐसा ह्यूमन राइट्स है जो दूसरों के स्कूल पे अटैक करने की परमिशन देता है? कुछ लोग बोल रहे थे कि बड़ी खुशी से, मतलब हम ट्रांसलेशन बता रहे हैं आपको, और ये ट्वीट जो है ना, ये आपके यूरोप कंट्रीज के लोगों के हैं, क्रिश्चियंस लोगों के हैं। एक लिखता है कि बहुत खुशी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझको अफसोस हो रहा है। तो इस तरह से उनको टॉन्ट मारी जा रही है। तो अभी तो ये और रोएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना वो क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट कि अभी 3 हफ्ता हम और अटैक करेंगे, बड़े अटैक करेंगे। अब अगर डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का अटैक रोकना है मुमताज भाई, तो हमको तो लगता है कि बौछार एक हो जानी चाहिए, 24 से 48 घंटे की, हर घंटे एक लेयर होनी चाहिए, यानी 48 घंटे में 48 लेयर मार दें। तब आप देखिए डोनाल्ड ट्रम्प आके हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे कि मत करो। नेतन्याहू जो पैर पकड़ के बैठ जाएगा, मत करो, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन वो लेयर ऐसी होनी चाहिए कि इनका एक भी एयरबेस बचना नहीं चाहिए। अब मेन चीज है, उनको टेक्नोलॉजी तो मिल रही है, उनको लाइव लोकेशन तो मिल रही है, लेकिन तेल अवीव से आज भी उनके एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। तेल अवीव के रनवे को कैसे ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कि जो इनके एयरक्राफ्ट वहां से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सऊदी अरबिया का इन्होंने मार तो देते हैं जहाजों पर, ठीक है, मार दिया आपने जहाज पे, अरे यार तबाह करो, उसका रनवे तबाह करो आप। एक बार आपने रनवे डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसको तैयार होने में लगेगा कम से कम 5 दिन। बहुत वॉर लेवल पे काम करेंगे तो 5 से 7 दिन लगेगा। जब तैयार हो जाए फिर आप उसको खत्म करो, तबाह कर खत्म कर दो आप उनके रनवे को। वो कितने भी जहाजें रखे रहे, कितने भी फाइटर प्लेन रखे रहे, वहां से वो उसको उड़ा ही नहीं सकते, क्योंकि उसको उड़ाने के लिए रनवे चाहिए। मेरे पास एक से एक गन्स हैं, ऑटोमेटिक गन्स हैं, सारी गन्स अगर मेरे पास हैं और मेरे पास उसकी गोली नहीं है, तो वो गन किस काम की? बेकार हमारे लिए। एक आदमी डंडा लेके आएगा, हमको मार के चला जाएगा। तो इसीलिए तो उसी तरीके से इनका रनवे है। अब रनवे डिस्ट्रॉय करो, रनवे खत्म करो। उनके पास जहाजों की कमी नहीं है, आपने अभी तक 20 ही गिराया है ना। उनके पास 2000 होंगे फाइटर, वो तो बेच रहे हैं। आप कितने फाइटर गिराओगे? उससे बेहतर है कि आप रनवे खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। आओ, हमारे यहाँ का अगर आप देखें, ईरान का खत्म हो गया पूरा एयरवे, एयरलाइन कोई भी जा नहीं रही, ना नेशनल ना इंटरनेशनल, डोमेस्टिक ही बंद है एयरलाइन। और इनका इंटरनेशनल चल रहा है, बिन गुरियन से चालू हो गया। फिर क्यों चालू है बिन गुरियन से? अगर ये आपकी फैसिलिटीज पर अटैक कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? अभी इन्होंने ब्रिज तोड़ा, ब्रिज से क्या मतलब था? ब्रिज तो पे अटैक करने क्या मतलब था? अब आप भी अटैक करो। हमको इससे मतलब नहीं है कि वो ब्रिज पे लोग हैं कि नहीं है, हमको ब्रिज पे अटैक करना। क्या आपको लगता है कि इजराइल में ब्रिज नहीं है? बहुत ब्रिज है। आपको चाहिए आप उस पर अटैक करो। आप ऐसी ऐसी चीजों पर अटैक करो कि अपने आप को चारों तरफ से बंदिश में पाए, घेराबंदी में पाए कि अरे मैं यहां से कैसे निकलूं, मुझको यहां से हर हाल में निकलना है। अभी ये चाह रहे थे ना कि ईरान अपने तरफ से पहल करे कि हाँ अमेरिका की विक्ट्री हो गई है। ये जिद है डोनाल्ड ट्रंप की कि मैं अपने मुंह से अपनी हार का ऐलान नहीं कर सकता। ये उसकी जिद है। जो ये अमेरिकन कंपनियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो वो भी जिद में कर रहा है, ये उसकी जिद है। तो ठीक है, ईरान को और जिद में करना चाहिए। इन्होंने अमेज़न पे अटैक किया ही क्या है?
एक ड्रोन ही तो मारा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ तबाह किया इन्होंने। उंगली कटा के भाई शहीदों में नाम क्यों लिखा रहे हो? अमेज़न का पूरा डेटाबेस तबाह करना है तो उस पे फिर आप 500 किलो वॉरहेड की बारूद मारो उस पे, मिसाइल पूरा डिस्ट्रॉय हो। आपने खाली दीवार में छेद कर दिया, बात खत्म, चले आए, कोई मतलब नहीं। जब आप जान रहे हैं कि ये लोग लाइव लोकेशन दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, ये आप पे अटैक पे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप मारो। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप उनको टच मत करो। आप थोड़ा सा मारोगे, वो भरपूर मारेगा, इसलिए आपको भरपूर मारना पड़ेगा। नहीं तो आप कहे तो हम जंग नहीं चाहते, हम खामोश बैठ जाओ आप। पूरी प्लानिंग, पूरी पॉलिसी चाइना की इसमें यही है कि जंग थोड़ा लंबी खींचे और अमेरिका आर्थिक रूप से तबाह हो, क्योंकि वो बनिया आदमी है। तो वो जानता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर तबाह किया जाएगा, वो साल 2 साल में खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो इनके इकोनॉमिकल रास्ते हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो कभी जल्दी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो चाइना की सलाह है आर्थिक रूप से इनको तबाह करो। अब ये कोई कम आर्थिक रूप से तबाह नहीं है कि युआन वाला ही क्रूड ऑयल जाएगा हरमुज से, डॉलर वाला नहीं जाएगा। आप जो टोल देंगे वो भी हमको पे करेंगे युआन में, डॉलर में नहीं। तो इससे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है अमेरिका की। इस चीज से बहुत टेंशन है अमेरिका को। जब जब डोनाल्ड ट्रंप बोलता था बस सब खत्म हो गया है, जंग खत्म होने वाली है, हम बाहर आने वाले हैं, इस जंग को समेटने वाले हैं, शेयर मार्केट उड़ जाता था, क्रूड ऑयल का रेट गिर जाता था। अब क्या हुआ, जब उन्होंने सुबह स्टेटमेंट दिया, शेयर मार्केट गिर गया, क्रूड ऑयल फिर पहुंच गया 104 पे, 90 से। अभी जो 104 है, अभी 104 से नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा और शेयर मार्केट गिरेगा। और तो इन्होंने तो खुद पैसा कमाया है, इस जंग का फायदा उठाया उन्होंने, आपदा में अवसर की तलाश किया इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कमाया, इनकी कंपनी ने कमाया, इनके साथियों ने कमाया। 75% इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2% लोगों ने किया था मुमताज भाई। 75% इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2% लोगों ने किया था, और 2% में मैक्सिमम इन्हीं के लोग थे। कि शेयर मार्केट उठाना हुआ, देखा भी गिरा हुआ है, सब खरीद लो। जब खरीद लिया, अब उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया कि हम बहुत जल्दी रैप अप करने जा रहे हैं, हम जंग से निकलने जा रहे हैं। अब शेयर मार्केट चढ़ गया ऊपर, और जहां शेयर मार्केट चढ़ा वहां आपका क्रूड ऑयल गिरा, तो फौरन हमें सब बेच दिया। और सब बेचने के बाद अब आपने पैसा लगा दिया, वही पैसा उठा के लगा दिया क्रूड ऑयल पे, आपने खरीद लिया क्रूड ऑयल का शेयर। फिर आपने कहा अभी जंग लंबी चलेगी और मारेंगे, अब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई तो आपने उसको शेयर बेचे। तो पूरी तरीके से ईरान को इन्होंने अपने बिजनेस प्रयोगशाला बना के रखा है, और उसी का उठा रहे हैं पूरा फायदा। ये कल जो ईरान के प्रेसिडेंट थे मिस्टर फिजिकियान, उन्होंने अमेरिकन नागरिकों के लिए एक लेटर जारी किया था, अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि हमको अमेरिका के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। ईरान के लोग भी अमेरिका लोगों को पसंद करते हैं, और अमेरिका के लोग भी ईरान के लोगों को पसंद करते हैं। लेकिन जो अमेरिका के साथ किया गया, ईरान के साथ किया गया, जो जो ईरान के साथ हुआ, क्या वो सही है? आप तो सही मानते हैं? बातचीत करने पे तैयार था ईरान, बातचीत कर रहा था, सभी शर्तें मान रहा था, उसके बाद भी हमला किया गया ईरान के ऊपर। ईरान के स्कूल पे अटैक किया गया, इतने बच्चों को मारा गया। तो जो उनका ये आया लेटर,
तो लगा कि एक पहल ईरान ने की है बहुत स्मूथली, शायद इसके ऊपर आगे चले अमेरिका। लेकिन कुछ देर के बाद इनका जहर उगलना चालू हो गया और फिर इनको पत्थर वाली दुनिया में भेजने की धमकी देने लगे। तो कुछ नहीं करना चाहिए ईरान को। ईरान जब देख रहा है कि अमेरिका की लड़ाई इजराइल की लड़ रहा है, इजराइल को जमीन चाहिए था, फिलिस्तीन की और लेबनान की, और इनको तेल चाहिए था ईरान का, तो दोनों ने मिल करके सामूहिक अटैक किए। तो उससे बेहतर ये है कि आप पूरा एक्सपेरिमेंट कर डालो इजराइल पे ही। जब वो इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है तब आप अपना फोकस कतर कुवैत में जो हल्का फुल्का आप करो करते रहो, लेकिन मेन टारगेट आप इजराइल को लो अब। और इनकी जो लीडरशिप है उनको आप ढूंढ ढूंढ के टारगेट करो। जहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिले कि यहाँ पर इनके हेड रहते हैं, यहाँ पे ये मिनिस्टर, स्पेशली इनका आधी टोपी वाला, उसको तो पहले टारगेट करना चाहिए। जब उसके पार्लियामेंट में इनके नेसेट में पास हुआ ये कानून, तो वहीं पर शराब की बोतल खोल लिया उसने। पहले तो उसको टारगेट करें, उसको उड़ाएं पहले। हम इन सब चीजों के खिलाफ थे, हमेशा जान ना जाए किसी की, चैन अमन रहे, माहौल अच्छा रहे, चैन अमन से डेवलपमेंट होता है। लेकिन इन्होंने हद कर दिया है, हद कर दिया है। ये जानवर हैं। एक आदमखोर जानवर के साथ क्या करना चाहिए, वही इस इंसान के साथ होना चाहिए। जी मुमताज भाई। जी ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम क्यों किसी को सजेस्ट करेंगे, क्यों वो करेंगे। वो ईरान खुद बेहतर समझता है कि क्या करना है। लेकिन ये सही है आपका कि उनके जुल्म की जो दास्तान है, जुल्म जुल्म का जो सिलसिला है वो बहुत लंबा है और दुनिया इस चीज को महसूस कर रही है, दुनिया इस चीज को समझ रही है। लेकिन वही सवाल है ना कि समझना और फिर आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि अभी ईरान, इससे पहले गाजा और इससे पहले पूरा फिलिस्तीन, फिर ग्रेटर इजराइल की बुनियाद क्या है? सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि साहब ये लेबनान में टेररिस्ट हैं, यमन में टेररिस्ट हैं, ये सब एक कहा जाता। तो सवाल ये है कि जो ग्रेटर इजराइल बनाना है ये क्या है? इसको किस भाई कैसे आप ग्रेटर इजराइल बना लो? तो बहरहाल ये तमाम बातें आ रही है। राशिद साहब, मैं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी जो आऊंगा, जिस तरह से अब 7 मुल्क बतौर खास आए हैं, जो फिलिस्तीनियों के सिलसिले में फैसला लिया गया है वहां पे नेसेट में कि इनको फांसी की सजा दी जाए। तो ये जो अरब के मुल्क आए हैं, इन्होंने मजम्मत की है और इसके मुखालफत की है। तो इनकी इनकी क्या कोई सुनेगा? क्या कोई बात इनकी मानता भी है? अच्छा, इन्होंने मजम्मत के अलावा आज तक किया क्या, ये बता दीजिए आप। इनकी मजम्मत करते करते आप देखिए क्या हाल हो गया गाजा का। ये सिर्फ मजम्मत करते रह गए और फिलिस्तीन के लोग तबाह हो गए। मतलब कोई ऐसा नहीं कि 1500 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है यहाँ पर, कम से लाखों लोग मरे हैं। ये मजम्मत करते रहे, लोगों के सर छिन गए, सर की छत छिन गई, कपड़े छिन गए, ये मजम्मत करते रहे। आज भी वेस्ट बैंक में इनके लोग जाते हैं, घुस के मारते हैं, सामान उठा लाते हैं, और वेस्ट बैंक के लोगों को हथियार बांट दिए गए कि तुम गोली मार देंगे तुमको कुछ नहीं होगा। क्या किया इन लोगों ने? खामनाई साहब ने जो 191 में 1991 में बात कही थी कि ये सिर्फ ताकत की बात समझेगा, हथियारों की बात समझेगा, ये जबान की बात नहीं समझने वाला। और सही है। एक बार ये अरब मुल्क मिल के ज्वाइन होकर अटैक करें, देखिए फिर ईरान तो आगे है ना, आए, क्यों नहीं आएगा? किसी की हिम्मत नहीं है। अरे वो लोग कहां से आएंगे जिन्होंने खाना काबे के गिलाफ उठा के दे दिया एफसीन को?
कोई उनका ईमान है, कोई उनका वजूद है। आज पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल अलग थलग हैं। जैसे गाजा के मैटर में अलग थलग पड़े थे, वैसे ईरान के मैटर में पड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं सड़कों पर। अवाम तो साथ में है, अवाम तो अमेरिका की भी ईरान के साथ है, लेकिन हुक्मरान किधर है? हर चीज अवाम के हाथ में नहीं है। अगर अवाम की बस चले तो वो गाजा की मिट्टी तक चुन डालें, पूरी वो वहां की, इजराइल की। तमाम एहतजाज हो रहे हैं अमेरिका इजराइल के खिलाफ, तमाम पूरी दुनिया में हो रहे हैं। अब इटली की मेलोनी आ करके उसको वार क्राइम क्रिमिनल बोल रही हैं नेतन्याहू को। कहा किसी भी तरीके से इटली इसमें शामिल नहीं होगा, ना अपना एयर स्पेस देगा और ना ही अपना एयर बेस देगा, ये सब बोला उसने। आज हमने देखा इटली एयरफोर्स से अमेरिकन एयरफोर्स का एक प्लेन इटली के नेवल से उड़ा है। अब वो टहल रहा था पर्शियन गल्फ के ऊपर। जब उसको क्लिक किया तो अमेरिकन एयरफोर्स, तो हम उसको जाकर देखते ही उड़ा कहां से है। वो लाइन जाकर के इटली में रुक जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग मुखालफत की बात कर रहे हैं फ्रंट पे, वो बैक से सपोर्ट में होंगे नहीं होंगे। अभी एक दबी जबान एक बात और चल रही है, इटली ने भारत के 3 जहाज पकड़े। क्लियर नहीं उसमें, उसके अंदर है क्या, वो जा रहा था इजराइल, ऐसा सुनने में आया है। उसको इटली ने रोका हुआ है, उसकी जांच चल रही है। जांच में क्या निकला क्या नहीं कुछ नहीं पता इसके बारे में, सारी रिपोर्ट दबी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग मुंह से बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, वो अंदर से भी बुरे ही हों। क्योंकि आपके टर्की के एर्दोगान साहब गजा हमले का बहुत ज्यादा निंदा प्रणाली वो भी चालू किए हुए थे, लेकिन जो तेल मिलता था उसको, आपके इजराइल को, अजरबैजान से आता था वाया टर्की, टर्की की डक पे आता था वो। शुरू के हमलों में टर्की ने बारूद बेचे हैं इजराइल को। क्या बात करेंगे ये लोग, किस मुंह से बात करेंगे? रसूल के ऊपर पत्थर चला करके उसके बाद कौम ईमान लेके आए हैं। रसूल की गर्दन के ऊपर तलवार चला करके तुम बाद में कौम ईमान लेकर के आए हैं। तो ऐसे लोग कभी ईमान ला ही नहीं सकते जिनकी सोच इतनी गंदी हो। आपको क्या लगता है, इन्होंने जो कह दिया कि हम फांसी दे देंगे और ये सारे लोग जो है खाली निंदा करके बैठ जाएंगे? अरे कुछ तो बोलोगे, हम अपने व्यापारिक रिश्ते खत्म करते हैं। नंबर 1, इजरायली पासपोर्ट का कोई आदमी हमारे देश में दाखिल नहीं हो सकता। नंबर 2, 2-3 चीज तो रखो सामने। ओआईसी की बैठक बुलाओ, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पास करो। जितने ओआईसी मेंबर हैं सब ये कहते हैं कि इजरायली पासपोर्ट का कोई भी बंदा हमारे यहाँ दाखिल नहीं हो सकता। इजराइल से हम किसी भी तरीके के व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। दबाव ऐसे बनेगा, वो भी आप नहीं कर रहे हो। और आप यूरोप कंट्री से क्या उम्मीद करते हो भाई? एक मोहल्ले में लाइन से 4 भाई का घर है, बाहर से 4 गुंडे आते हैं, एक भाई को पकड़ के पीटते हैं, बाकी तीनों भाई अपने अपने घर से निकाले खड़े होकर देखते हैं। जब गुंडे मार के चले जाते हैं आत्महत्या करके उसको, तो उसकी औरत चिल्लाती है मोहल्ले वालों को, तुम लोगों ने चूड़ी पहन ली थी, बचाने नहीं आए। तो मोहल्ले वाले पलट के बोलते हैं इसके भाई ने कौन सा बचा लिया, ये भी तो खड़ा था चूड़ी पहन के, ये तो उसका खून है। जब ये कुछ नहीं बोले तो हम लोग क्यों बोले? तो जब तक अरब देश नहीं खुल के इस पे आएंगे, तब तक आप उम्मीद मत करो कि यूरोप बोलेगा इसके ऊपर।
या अफ्रीकन देश कोई बोलेंगे। जी बिल्कुल। गाजा के ऊपर कौन गया? साउथ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल। साउथ अफ्रीका गया गाजा के ऊपर? कौन गया? अरब देश जाना चाहिए इनको, नहीं गए। जी मुमताज भाई।